मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। कोविड-19 ने पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। भारत में भी हमको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों में ही रास्ते निकालते हुए जनजीवन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। यही शिक्षा व्यवस्था पे बात आती है और शिक्षा व्यवस्था को जैसे तैसे अभी सब लोगों को जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। आज मुद्दे की बात में हम ऑनलाइन टीचिंग पर ही बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं, नरेंद्र पर्वत सर और गुरुप्रसाद जी। नरेंद्र पर्वत सर पत्रापाली हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। SCERT के किताबों के लेखन में इनका बहुत सहयोग रहा है और साथ ही साथ अभी ऑनलाइन टीचिंग में हिस्ट्री की क्लासेस भी सर नियमित ले रहे हैं। गुरुप्रसाद जी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। उसके तमाम शिक्षा संबंधी कामों को देखने के अलावा भी व्यक्तिगत रुचि भी उनकी इस तरह के कामों में लगातार रही है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन टीचिंग क्या है, उसकी व्यवस्था हमारे किस तरह से हो रही है, इस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। पर्वत सर। हाँ जी, ऑनलाइन टीचिंग जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 ने बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आई, तो कुछ संभावनाएं भी दिखा रहा है। इसमें हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन जब स्कूल बंद थे और हम अपने बच्चों से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है ऑनलाइन के थ्रू कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, कुछ शिक्षा दे पाएँ। तो इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि एक अच्छी पहल है ऑनलाइन टीचिंग, और जिसमें अगर हम बच्चों को वास्तविक में लाभ दे पाएँ तो ये तो कोविड-19 का उतना असर नहीं रह पाएगा जितना हम सोच रहे हैं या जितना हम उसको मान रहे हैं कि दर्दनाक होगा, उतना वो नहीं रह पाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी पहलुएं हैं, बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे भी हैं इसमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाई तो हर द्वार योजना चला रही है, जिसमें उन्होंने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है और तकरीबन पूरे स्टेट से हम देखें तो 2.5 से 3 लाख बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं और टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। इसमें प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं इसमें अपने रिसोर्स बनाकर डाल रहे हैं। और जो बच्चे टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत भी जानते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो उसका उपयोग कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कितना ये प्रतिशत सफल होगा, ये बाद में आकलन होगा, लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में जो अभी तैयारी की गई है निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। टीचर्स भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और लगातार हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे इसमें कंफर्टेबल हो गए तो ये ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा कि जो ज्ञान से जो पीछे हटते हैं वो एक है। और अभी एक देखें कि इंटरनेट का उपयोग बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हो या जो भी हो। तो अगर हम इसको लेकर जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को लेकर जा रहे हैं और बच्चे उपयोग कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी कि कितना वो डेटा उपयोग कर पाएंगे, या जो अभी जो इतना आर्थिक हालत ख़राब है उसमें वो किस प्रकार से डेटा रिचार्ज करेंगे, या हमारे ग्रामीण परिवेश में मुद्दे आएंगे। कनेक्टिविटी का भी मामला हो सकता है, लेकिन पहल तो अच्छी है और शहरों में तो ये अच्छे ढंग से चल भी रहे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। आपका अनुभव गुरुप्रसाद जी? मैं थोड़ा यहाँ से बात करना चाहूँगा कि कोई शिक्षक पढ़ाते क्यों हैं, यानी टीचिंग, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अभी शिक्षा की बात मैं नहीं करूँगा, पहले शिक्षण का उद्देश्य की यदि बात करें तो शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों का सीखना। यदि बच्चे सीख गए तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो पर्वत सर से मैं कुछ बात से तो सहमत हूँ कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी आई है, बच्चे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, खास करके शहरी क्षेत्र का इन्होंने वर्णन किया कि कर रहे हैं। लेकिन फिर पहले थोड़ा डाटा देख लें कि टेक्नोलॉजी हमारे रूरल एरिया में और भारत में शहरी एरिया में भी कितना है, क्या बच्चे के पहुँच तक वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है। इन सारे मुद्दों को ध्यान दें, तब टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने की बात हम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखें तो मैंने थोड़ा कल देखा था, सरकारी डाटा को ही मैंने देखा जो टेलीकॉम
टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट 2019-20 का। उसमें कहते हैं कि टोटल जो वायरलेस फ़ोन है उसकी संख्या 115 करोड़ है पूरे देश में। वायरलेस फ़ोन में दोनों फ़ोन आता है, स्मार्टफोन भी और जो स्मार्टफोन है वही भी। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कहते हैं 51 करोड़ फ़ोन है इस तरह से। और फिर एक जगह डाटा कहता है कि 40 से 45% लोग पुराने मॉडल के फ़ोन यूज करते हैं। इस प्रकार देखें तो लगभग 28 करोड़ ग्रामीणों के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, एक डाटा कहता है। दूसरी तरफ हम देखें घनत्व की दृष्टि से कि प्रत्येक 100 व्यक्ति पर कितने फ़ोन हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में पूरे भारत में 100 व्यक्ति पर 57 फ़ोन है और ये वायरलेस है। इसमें वो डाटा शामिल है जो स्मार्टफोन नहीं है। अब इस स्थिति में समझें कि क्या सभी ग्रामीणों के हाथ में फ़ोन है। हाँ, एक बात और है, यह हेड काउंट नहीं है, यह ग्रॉस हो सकता है, ग्रॉस है। हेड काउंट बहुत अच्छी बात है, यानी एक व्यक्ति के पास कई मोबाइल यदि हैं तो वो गिनती मोबाइलों के हिसाब से हो रही है, व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो रही है। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है। छत्तीसगढ़ का थोड़ा डाटा देखें पॉपुलेशन के मामले में 2011 का सेंसस, अभी संख्या बढ़ गई होगी जनसंख्या, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ 55 लाख लगभग जनसंख्या बताई जाती है। शहर में लगभग 16 लाख, माइनस कर दीजिए तो 2 करोड़ 14 लाख ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग के 29 लाख बच्चों को हटा दीजिए, यानी 1 करोड़ 87 लाख लोग गांव में रह रहे हैं, जिसमें महिला पुरुष पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे सारे लोग शामिल हैं। इन सारे डाटा को आप देखें तो साफ साफ हाँ, एक चीज़ और देखना जरूरी होगा कि छत्तीसगढ़ में इंटरनेट सब्सक्राइबर कितने होंगे। तो छत्तीसगढ़ का डाटा मुझे नहीं मिला, मुझे मध्य प्रदेश का डाटा मिला। मध्य प्रदेश में 2018 एक रिसर्च बताता है कि उसमें 70 लाख ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, 70 लाख। तो पूरे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, क्योंकि वो एरिया है, जोन है। तो 70 लाख यदि है तो अब कितना यहाँ पर होगा, ये तो डाटा एक्चुअल नहीं है, ये साफ जाहिर है कि सबके पास मोबाइल है। चलिए अब वापस आते हैं शिक्षण पर। शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों का सीखना। आप यदि 40 मिनट का एक क्लास लेते हैं तो 40 मिनट का एक उद्देश्य होता है। दूसरा, सभी 40 मिनट को मिला करके यदि किसी यूनिट, किसी चैप्टर, किसी कंटेंट को पढ़ाते हैं तो अपने आप में फिर उसका एक उद्देश्य होता है। तो बच्चों का सीखना शिक्षण का उद्देश्य होता है। और सीखने का मतलब है समझ के साथ सीखना, कंसेप्ट बिल्डिंग, अवधारणा बनना। और एक मोबाइल फ़ोन, उसका स्क्रीन बहुत छोटा होता है। यदि बोर्ड वर्क शिक्षक करते भी हैं तो बोर्ड वर्क तो दिखलाई नहीं पड़ेगा। और यदि एक मोबाइल पर कई बच्चे यदि बैठे हुए हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है कि टीचर क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो टीचिंग आप यदि कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो कोर्स समझते तो ठीक है, लेकिन इस हिसाब से कि बच्चे समझ जाएंगे और सीख जाएंगे तो मुझे थोड़ा इसमें डाउट है। तो ये सीखना तो हुआ नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, क्या किया जा सकता है। सरकार के पास एक चुनौती है, सरकार कुछ पहल कर रही है, लेकिन इस पहल में मुझे लगता अनुकरण ज़्यादा है। अनुकरण ये एक्चुअली उस क्लास से है जिनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और उनके घर में सारी सुविधाएं हैं, और हायर एजुकेशन के लिए ये सूटेबल हो सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे जो होते हैं वो जानकार भी होते हैं, उनके पास साधन भी होते हैं, उनके पास लैपटॉप होते हैं, उनके पास अच्छे क्वालिटी के मोबाइल होते हैं, वो शहरों में रहते हैं, इंटरनेट का भी मामला रहता है। गांव में तो इंटरनेट भी नहीं ढंग से काम करता है। इस स्थिति में उनके लिए ठीक है। मुझे लगता है यह दबाव सरकार पर, ये आइडिया वहीं से आया है, या तो प्राइवेट सेक्टर से आया है या एलीट क्लास के परिवार से आया है। और क्योंकि जिनके बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं, उनको लगा कि हमारे बच्चे घर में सीख सकते हैं तो क्यों नहीं हम इस तरह से पहल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे जो शुरुआती आंकड़ा हम अप्रैल में थे तो कोई भी टीचर्स और बच्चे इसके प्रति ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते, क्योंकि उसे फ्रेंडली नहीं थे उसके। लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग हुई, वो खुद जो लोग सीखे, सीखने के बाद उनको क्लास लेना आ गया ऑनलाइन, तो अब वो ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं।
तो उस रुचि के कारण आपको मैं बता दूं कि एक कल का आंकड़ा है, 27 तारीख का आंकड़ा जो है, तकरीबन हमारे ज़िले में 1774 क्लासेस थे ऑनलाइन, जो कि वेबएक्स के माध्यम से होते थे और जो हमारे वेबसाइट में चल रहे थे, और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो वेबसाइट से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो वो तकरीबन ऐसी संख्या थी 174 क्लासेस थे। दोनों जोड़ेंगे तो लगभग जो है 2000 के आसपास पर डे क्लासेस हो रही हैं, पर डे क्लासेस हो रही हैं। आज जबकि संडे है, आज हम पूरा छुट्टी मनाते हैं, तो आज भी मैं देखूं तो जो हमारे पास आंकड़ा आज जिले का है मेरे पास, तो 734 क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन आज हैं, और 100 कुछ क्लासेस हैं, 132 के आसपास क्लासेस जो हैं वो उससे नहीं है, मतलब हमारे वेबसाइट से नहीं है। तो अभी भी 1000 के आंकड़े में देखेंगे आज के डेट में भी क्लासेस चल रही हैं। अलग बात है, जैसे गुरुजी ने कहा कि शिक्षण के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये तो वाकई में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से जो गतिविधि आधारित हम जो शिक्षा करवा पाते हैं वो हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये मुद्दा तो है। और दूसरा जो है कि इतनी बड़ी जनसंख्या छत्तीसगढ़ की भी, तो वो सबको लाभान्वित तो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़े हम ये बता पा रहे हैं कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में ये कम सफल है, बस्तर, जगदलपुर, कांकेर में ज़्यादा सफल है। अच्छा। पहले आंकड़े ये बताते हैं कि उधर की ऑनलाइन संख्या और बच्चों के जुड़ने की संख्या बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। अच्छा। तो वे आंकड़े मैं दे नहीं पा रहा हूँ कि इसकी खोलने की बाध्यता है। प्लस टीचर्स जो जुड़े हैं, और टीचर्स ने जो TLM अपलोड किया हुआ है वो रूरल एरिया के टीचर्स ज़्यादा अपलोड किए हैं, शहरी में उतना ज़्यादा रुचि नहीं है। हमारे आंकड़े बताते हैं कि जितने टीचर्स गांव में अध्यापन करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें TLM अपलोड कर रहे हैं। मैं स्वयं रायगढ़ से मैं कई सारे उसको प्रूव किया हूँ। कापू का मेरा एक शिक्षक, जो कि कापू बहुत ही इंटीरियर एरिया में है, वहाँ के शिक्षक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जबकि वीडियो में रिकॉर्डिंग करना और फिर उसको एडिटिंग करना इतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखें तो आज भी हम लोग भी उसे नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे टीचर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। तो उनकी रुचि तो है, गुणवत्ता हो सकती है कि थोड़ी बहुत जो है वो धीरे धीरे आ जाएगी। तो निश्चित रूप से सबको तो लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन जितना भी हो रहा है एक प्रयास तो सही है, क्योंकि तकनीकी की बात निकली है जी। तो इस पर ये भी हम एक बार अपने दर्शकों के लिए और सबके लिए चर्चा कर लें कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए किन किन उपकरणों की और किन किन ऐप्स की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर कितने उपलब्ध हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग ने जो अनुभव किया है उसमें अगर आप अच्छे क्वालिटी का आपके पास मोबाइल नहीं है, मतलब एक तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, दूसरा जो है वो उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितने भी ऐप्स हैं जो खासकर वेबएक्स है या जूम है या जो कह सकते हैं गूगल मीट है, जिनसे हम बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं क्लास ले सकते हैं, तो उसमें उसकी क्षमता नहीं है गांव में, क्योंकि इसके पहले पूर्व सरकार ने जो मोबाइल दिया था उसी का ज़्यादातर लोग उपयोग कर रहे हैं, और उसमें वो ज़्यादातर 500 MB से ज़्यादा उसके डाटा आते नहीं हैं। तो ये समस्या तो है। और जैसे मैं ही कहूँ कि मेरे पास जो आंकड़े हैं मेरे स्कूल के, तो उसमें मैंने देखा है कि मेरे यहाँ 240 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन अभी जो ले पा रहे हैं बच्चे वो 115-120 के आसपास बच्चे जो हैं वो उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो उसमें भी रिचार्ज की भी समस्या है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक अच्छा मोबाइल हो और अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो, और मुझे लगता है कि सामान्य से सामान्य मोबाइल जो है वो भी आज के डेट में देखेंगे तो 12-15 हज़ार से नीचे तो नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक पढ़ाई के लिए इतना खर्च करना, सही बात है, फिर डेटा के लिए उतना रिचार्ज करना, क्योंकि अगर हम जियो का कोई किसी भी कंपनी का देखें तो कम से कम 499-599 के पैकेज तो हैं, तो उसमें उतना खर्च कर पाना, पढ़ाई के लिए इतना खर्च कर पाना ग्रामीण परिवेश में तो निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायक कह सकते हैं। मैं गुरु प्रसाद जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग चूँकि शिक्षकों पे ज़्यादा काम करते हैं, तो कितने शिक्षक इतने कैपेबल हैं, कितने लोगों में रुचि है या ज्ञान है कि ऑनलाइन वो टीचिंग कर सकें? तो मुझे लगता है कि इस चर्चा में ये भी शामिल है। मैं भी ऑनलाइन शिक्षकों के साथ जुड़ा हूँ जब से लॉकडाउन है, लगातार कई समूहों में और व्यक्तिगत रूप से। तो बहुत सारे शिक्षकों ने जो समस्या बताई, एक तो फ़ोन हैंडलिंग का,
कि कैसे इस ऐप को इंस्टॉल करें, कैसे चलाएं। जैसे वेबएक्स में जो चलता है तो कई दिनों का मतलब करीब 15 से 20 दिन तक बहुत ऊहापोह की स्थिति थी शिक्षकों के बीच में। और इस ऊहापोह से हालांकि सिस्टम ने निकाला, उन्होंने वो ट्रेनिंग दी कि किस तरह से ऐप को आप इंस्टॉल करें, किस तरह से इसको हैंडल करें, कोई चीज़ यदि शेयर करना है तो कैसे शेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आप भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह जो इन्होंने कहा। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझसे जितने शिक्षक जुड़े हैं या मैं जिनसे जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि उनमें एक दो को छोड़ करके पहले से टेक्नोलॉजी जिस तरह से समझते थे, बाकी बहुत पीछे थे। अब एक दूसरे की मदद से वो करना सीख गए हैं, कुछ चीज़ों को तो कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि टीचिंग का मतलब कोई कंटेंट डिलीवर करना है या टीचिंग का मतलब बच्चे का सीखना है? ये चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार जो प्रयास कर रहे हैं वो बेकार है। आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छा सोच के कर रहे हैं। अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। हाँ। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, चूंकि चल रही है, कर क्या रहे हैं। तो अब देखें, हाँ, इसमें मैं पॉजिटिव एक बात जरूर बोलूँगा। इस जरिए से कम पूरे, यदि प्रत्येक स्टेट में ये इस तरह की पहल हो रही है तो पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक एक दूसरे से इस माध्यम से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे के सामग्री से रूबरू हो पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म बढ़ता है। दूसरा कि यदि कोई शिक्षक पढ़ा रहे थे ऑनलाइन तो सिर्फ बच्चे नहीं होते, बल्कि बच्चों से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं बोलूँ कि टीचर ज़्यादा होते हैं। तो एक दूसरे टीचर यदि किसी के शिक्षण को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम एक्चुअल क्लासरूम में नहीं कर सकते, ये उनके लिए बेनिफिट है। ये पॉजिटिव एक चीज़ें हैं उनकी कैपेसिटी बनाने के लिए। लेकिन यदि आप शिक्षण के प्रोसेस में जाएं तो शिक्षण कहता है कि बच्चों का सीखना यदि हो गया तो शिक्षण हुआ। और इसके लिए NCERT जैसी संस्था ने लर्निंग आउटकम जैसी भी चीज़ों को दिया, जो एक कॉम्पिटेंसी है, यानी वह एक दक्षता है, यानी वह दक्षता हासिल कर ले उस लेवल की। तो जब हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों के संदर्भ का ख्याल रखना, बच्चों को केंद्र में रख करके पढ़ाना, तो बच्चों का संदर्भ कहाँ आ पाता है? बच्चे की भाषा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, बच्चे के अनुभव साझा करने का अवसर, उनको मौका, खास करके प्राइमरी क्लास में भी जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें बहुत सारे टर्म हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, खोज करके बच्चा सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखेगा, ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत कम गुंजाइश होती है। आप एक लेक्चर मेथड से बताते हैं, आप बोर्ड वर्क कुछ करके बताते हैं, आप टास्क भी देते हैं, क्योंकि पाठ्यपुस्तक सेंट्रिक यदि बातें इसमें टीचिंग होती है, एक्स्ट्रा इनोवेशन नहीं होते। एक शिक्षक साथी ने मुझे बताया कि मैंने टेक्स्ट बुक के बाहर भाषा अध्यापन के लिए कि मैंने टेक्स्ट बुक के बाहर किसी दूसरे पुस्तक को ली और उनमें से किसी कहानी को साझा किया और कहा इस कहानी को पढ़ करके और कुछ एक्टिविटी दी। तो जो अप्रूवर थे, इन्होंने जो कहा कि अप्रूवर होते हैं सिस्टम की तरफ से, अप्रूवर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोर्स से बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मुझे उन्होंने बताया तो मैं थोड़ा मुस्कुरा भी दिया कि कोर्स का मतलब टेक्स्ट बुक के पाठ सिर्फ नहीं होते हैं। यह समझ होनी चाहिए शिक्षकों को भी और शिक्षा तंत्र को भी। सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पाठ, हाँ, ये यदि कोई कहे कुछ नहीं करता, कम से कम पाठ तो पढ़ा दे, तो फिर हम अपने आप को बहुत कम कर दे रहे हैं और शिक्षण की परिभाषा को हम बदल दे रहे हैं। क्योंकि यदि 86 की शिक्षा नीति को हम देखें, 1986, तो वहाँ पर एक चैप्टर में साफ कहा गया है समानता के लिए शिक्षा। जो सामाजिक असमानता है, लैंगिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, बहुत सारी चीज़ें, उसको दूर करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज 86 के बाद 14 और 20 34 साल हो गए, हम कितने असमानता को दूर कर पाए, किस लेवल पर कर पाए, एक बार देखने की जरूरत है पूरे देश में, राज्य में, कहीं पर भी। बल्कि इससे तो ऑनलाइन टीचिंग में बल्कि असमानता बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। गुंजाइश, लेकिन वही है ना कि अब चूंकि कोविड-19 की वजह से हाँ, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है, मैं उस पर आता हूँ। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो टीचर्स के उसके बाहर, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि शुरुआती में टेक्नोलॉजी को लेकर टीचर्स को उतना मालूम नहीं था। तो उसमें एक प्रावधान है कि जो आप रिकॉर्ड करते हैं आपके मोबाइल में होता है, चाहे फोटो खींच कर रखें, किसी भी करके रखें,
तो शुरुआती में शिक्षकों ने जब डालना शुरू किया तो उनको समझ में नहीं आया कि मैंने किस फाइल को सेलेक्ट किया है। तो उस दौरान हो ये रहा था कि हमारे पास जो अप्रूवर के लिए आ रहा था वो कुछ भी आ रहा था। जैसे घर के कुछ फ़ोटो हैं तो वो फ़ोटो चले आए, और कहीं वो किस चीज़ को लिख के रखा है, बिल वगैरह अक्सर क्या होता है कि सब व्हाट्सएप में आ जाते हैं, तो उस बिल को भी उन्होंने टच कर दिया और वो सीधा कहाँ चला गया, अप्रूवर के पास में। जब अप्रूवर के पास में देखा तो ये तो कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो ये सब बातें जो है हम लोगों ने, इसमें मेरे ख्याल से वो भी आ गया होगा जहाँ पे अश्लील वीडियो चल हाँ, गया। तो वो सब चीज़ें क्योंकि टेक्नोलॉजी से मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो चीज़ है मोबाइल और इसके ज़्यादातर सारे एजुकेशन जो हो रहे हैं इसी से हो रहे हैं। ये मेरा निजी मामला है, पूरी तरह ये निजी मामला है। अब इसको मैंने अपने हिसाब से रखा है, लेकिन जब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो एक तो सारी चीज़ें जो भी इसमें परमिशन मांगता है इंग्लिश से मांगता है, और इंग्लिश में मांगने की वजह से हमारे टीचर्स जो हैं वो इंग्लिश पे उतने ज़्यादा है नहीं, और छोटी छोटी भाषाओं को भी अंग्रेजी में नहीं समझ पाते, तो यस कर देते हैं, यस और नो ही आता है। तो यस किए मतलब वो जो फोटो हैं जो भी हैं वो अपलोड हो जाते हैं उसमें, और अपलोड हुए मतलब वो आपको दिखना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने शासन को ये निर्देशित किया था कि हमारी समस्या रखा था कि सर जब हम अप्रूव करते हैं उस दौरान इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, कुछ वीडियो आ रहे हैं, कुछ दूसरे टाइप के भी जो कुछ जो समाज के लोग अपने लिए लेख लिखे होते हैं व्यक्तिगत कुछ समाज के लिए, जैसे ब्राह्मण समाज है और बहुत सारे समाज हैं, वो लेख भी उसमें आ जा रहे थे। तो कैसे करें इसको, कैसे किया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से गाइडलाइन बनी कि उसको ही अप्रूव किया जाए जो मतलब टीचिंग से संबंधित। तो अब क्या है कि इतने जिन लोग अप्रूव कर रहे हैं वो उतने साउंड तो है नहीं। ये बताइएगा कि सीबीएसई ने कुछ ऑनलाइन टीचिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जारी किए हैं, तो क्या अपने छत्तीसगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम्स किसी ने ज्वाइन किए हैं? हम वहाँ से जो एससीईआरटी को आता है, क्योंकि सीबीएसई जो काम करती है एक संस्था के तहत एक लिंक है, जो उस लिंक में एससीईआरटी ने भी हमको उपलब्ध कराया था, उसके मार्फत हम लोगों ने ज्वाइन किया था। और चूँकि सीबीएसई तो और भी आगे निकल कर काम कर रही है, उन्होंने दूरदर्शन के कुछ चैनल्स जो हैं उसमें लगातार पाठों को पढ़ा रहे हैं वो, खासकर 10th 12th की क्लासेस जो है उसमें लगातार चल रही हैं। दूरदर्शन के बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें, और खासकर वो रेडियो के मार्फत से भी पढ़ा रहे हैं, कुछ इस प्रकार के रखे हैं। और सीबीएसई का तो सेंट्रल स्कूल में अभी कुछ दिनों बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी ऑनलाइन, वो बच्चों के मार्फत, जैसे हम लोगों ने, जैसे हमारे पास निर्देश आया था, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने शुरू कर दिया था, वहाँ भी डिसीजन लेने में जो भी समय लगा होगा। और अभी उत्तराखंड में और यहाँ जो सीबीएसई के जो सचिव हैं उनसे भी हम लोग बीच में उनसे वेबिनार के थ्रू उनसे मिले थे, तो उन्होंने जो बताया कि हम आने वाले समय में पूरे बच्चों को, खासकर वो 1 से लेकर 5 तक तो नहीं करेंगे, लेकिन 6 से लेकर ऊपर की क्लास में वो ऑनलाइन क्लास के लिए जा रहे हैं। और उसमें हम लोग भी अटेंड किए थे, उनकी पॉलिसी को भी देखा था, क्योंकि हमें भी उसको करना था अपने स्टेट में और अपने रायगढ़ ज़िले में, तो उसको एक गाइडलाइन मानते हैं, क्योंकि सीबीएसई का गाइडलाइन जो होता है वो हमारे सभी के लिए बराबर होते हैं। हम और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग पाठ्यक्रम सीबीएसई के टर्म में ही है, बस मीडियम उसको हम लोगों ने हिंदी में किया हुआ है। तो जो हम वहाँ देखते हैं उसी को लगभग यहाँ भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सीबीएसई ने जो भी जारी किया है उससे हम लोग जुड़ते हैं, बीच बीच में हमारी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के मार्फत हम अपने आप को कहिए कि इम्प्रूव भी करते हैं कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग करनी चाहिए। लेकिन ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि उसमें शिक्षकों की रुचि पर है, जो शिक्षक रुचि ले वो जुड़ते हैं, इसमें कंपलसरी नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यही होता है कि जब तक आदेश ना हो तब तक स्वयं से कोई नहीं जुड़ता है। तो ये एक तो उसमें देखने को मिल रहा है। मैंने भी अपने बहुत सारे साथियों से अपील की कि आप उसमें जुड़कर देखें कि वो क्या बता रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे जुड़े। अच्छा, इसमें और एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही, दोनों में क्या बहुत फर्क है क्या? मतलब मैं जो चल पा रहा है उसको मैं बताऊँ कि हमारे में ये बॉन्डेड हमारे पास नहीं है कि कोई बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है तो किस ढंग से कर रहा है, स्कूल के ड्रेस में है या नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में अभी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है उसमें कंपलसरी कर दिए हैं कि वो ड्रेस में ही बच्चा रहे। अच्छा। और वो ड्रेस के पूरे इक्विपमेंट पहन के वहाँ क्लास अटेंड कर। अच्छा। मेरा एक व्यू है इस मामले में, हो सकता है आप कह सकते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण है। प्राइवेट स्कूल को ऑनलाइन क्लास करना जरूरी है,
इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में साधन है इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाना टूट जाएगा तो पढ़ाई रुक जाएगी। ये है एक मामला। ज़रूरी इसलिए है कि उनका इनकम का स्रोत बच्चा है। तो बच्चे को यदि ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे ट्यूशन फी लेने का उनका औचित्य रुक जाता है। इसलिए वो करेंगे, चाहे बच्चे जैसे हों, दबाव वो डालें। और प्राय अच्छे जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें तो बच्चे वैसे परिवार के आते हैं जिनके पास साधन है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में हम यदि वह अपेक्षा करना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकेगा। हाँ, अब सवाल है कि इस परिस्थिति में क्या करें। यदि कोविड ये 2 साल तक चले और स्कूल बंद रहे तो बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी सोसाइटी में, बच्चों में, एजुकेशन में। तो कुछ ना कुछ तो पहल करनी चाहिए। उस स्टेट में, जैसे मैं कल न्यूज़ देख रहा था एक जगह, झारखंड में दुमका डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर ने लाउड स्पीकर से पढ़ाना शुरू किया। तो मैं सोच रहा था कि किसी एक रेवेन्यू विलेज में 5 स्कूल हैं, और 5 स्कूल में यदि 5 इस तरह से लाउड स्पीकर लग जाए तो चारों तरफ लाउड स्पीकर की आवाज़ आएगी। तो बच्चे पढ़ेंगे या ठीक उसी तरह जिस तरह से शादी ब्याह में या किसी क्या कहते हैं वो जो पूजा लोग करते हैं, खास करके सरस्वती पूजा में आप देखेंगे हर जगह लाउड स्पीकर चल रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे जो लगती है कि जो भी पहल हो रही है, लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, उसको हम कर दें। सोच समझ करके कोई चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से हम कैसे उपयोग करें, दूसरा सबको सही ढंग से उसका उपयोग करना आना चाहिए। और इन्होंने भी जो कहा कि इंटरनेट का नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, उस डाटा का प्रॉब्लम रहता है, मोबाइल सेट के फीचर्स का प्रॉब्लम रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें हम कैसे करें। तो कुछ और सोचने की ज़रूरत है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे और खाई बढ़ेगी। और जिस एजुकेशन को हम देखते हैं कि एजुकेशन शिक्षा का जो उद्देश्य है वहाँ संविधान से जुड़ता है। डिजायरेबल सोसाइटी जो है, हमारी अपेक्षित समाज का कैसा स्वरूप होना चाहिए, लोकतांत्रिक समाज, वहाँ से जुड़ता है। तो वहाँ आपका पार्टिसिपेशन जो प्रत्येक इंडिविजुअल का चाहिए, वो पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिखलाई पड़ता है। अपन अंतिम इस पर चले हैं कि अभी तो ये चल रहा है कोविड-19, तब तक ये चल रहा है। इसके बाद क्या होगा जब नियमित फिर विद्यालय खुलेंगे, तब बच्चों का और टीचर्स का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या ये जो बीच में ब्रेक आ गया, बहुत सारा परिवर्तन हो गया, तो क्या पुनः स्थापित होने में दिक्कत होगी, या कुछ बच्चे जो ऑनलाइन टीचिंग में घर में बैठे बैठे आराम से मज़े लेकर पढ़ रहे हैं, कुछ 2, 4, 5, 10% बच्चे, वो स्कूल में आने में कोताही करेंगे, या जो ग्रामीण बच्चे जिनका इस बीच में संपर्क टूट गया, वो खेलने कूदने में और बाकी तरह के काम करने में मगन हो गए, क्या स्कूल में पहले जैसा माहौल बन पाने की कोई संभावना है? मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि स्कूल सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की जगह नहीं है, वहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया होती है। एक स्कूल में कई समुदाय से लोग आते हैं, टीचर आते हैं, बच्चे आते हैं, भोजन माता आती हैं, गांव वाले आते हैं, अधिकारी आते हैं, और उनके बीच जो उनका अनुभव होता है, आदान प्रदान होता है। बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक बहुत कुछ सीखते हैं, शेयर करते हैं, और सामाजिक मूल्य जो उनके बीच में होना चाहिए, डेवलप भावात्मक विकास जो उनके बीच में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं अनौपचारिक रूप से भी। तो अभी शिक्षक जो ये प्रयास, मैंने वही कहा और इन्होंने भी कहा कि शिक्षक थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जो शिक्षक टेक्स्ट बुक का बढ़िया से अध्ययन नहीं किए थे, अभी अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी सामग्री को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है और तैयारी के साथ जा पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। हाँ, अब इसमें ज़रूरत ये है कि जिस तरह से अभी अपने आप को तैयार उन्होंने किया, इस नए ढंग से अब पढ़ाने के लिए वो तैयार हो जाए, और बच्चों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कम्युनिटी की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, स्कूल में ऑनरशिप बढ़े, और इस रूप में यदि स्कूल चलेगा तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि स्कूल खुलता है, कोविड का खतरा नहीं रहेगा। तो वैसे मेरा ये मानना है कि ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। मैं अभी अपने बच्चों से जब कभी 11th से पास होकर 12th में गए, जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत कम बच्चे जुड़े। तो उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात करी कि बेटा आप जुड़ क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि सर अभी हमारे अगल बगल में जो उद्योग हैं, वो उद्योग के मजदूर सब चले गए हैं, और जब उद्योग के मजदूर चले गए तो वहाँ हमें रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार ये मिल रहा है कि उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, हालांकि वो नाबालिग हैं,
मतलब नाबालिग गवर्नमेंट के हिसाब से तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए और उनको पर डे अच्छी खासी मजदूरी भी मिल रही है। अरे वाह। और वो टेक्निकल चीज सीख रहे हैं, क्योंकि अभी के बच्चे ज़्यादा हैंडल कर पा रहे हैं। इसके पहले जो मजदूर बाहर के थे वो चले गए, तो वहाँ के जो कुछ लोग टेक्निकल एक्सपर्ट लोग उनको सिखा रहे हैं। तो वो सवेरे 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो इंडस्ट्री में होते हैं। अब उस स्थिति में मैं उन बच्चों को कहूँ कि क्लास अटेंड करिए, मैं पेरेंट्स से भी बात की है कि भाई ये बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में कैसे करेंगे, इतने हैं तो क्या करें हम। तो उन्होंने कहा कैसे करिए गुरुजी, अभी तो देखा था कोनो ले बनत नहीं है, तो लड़का मन जाते हैं, मतलब रोजगार भी मिलत तो हमार भी पेट पाट चला थे। तो यहाँ पे हम भी बहुत ही असहाय हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं कि हम इनको क्या कहें, कैसे हम कहें कि नहीं हमारी क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि वो बच्चा सवेरे 6 बजे जा रहा है और शाम को 6 बजे आ रहा है, और जब थक हार के आ रहे हैं तो मैं कैसे उसके लिए क्लास क्रिएट करूँ इंटरनेट के माध्यम से कि रात को 8 बजे हम चलाएँ क्लासेस। तो एक शिक्षक के नाते कभी कभी तो लगता है कि इंटरनेट का जो पढ़ाई हो रहा है वो सभी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, ये मान करके संतुष्टि करनी पड़ती है। जैसे मेरे यहाँ बच्चे 12th के बच्चे जो है बहुत कम जुड़ पाते हैं मेरी क्लासेस में। लड़कियाँ जो कि बाहर काम करने नहीं जाती हैं तो उनकी उपस्थिति 100% रहती है, लड़के नहीं जुड़ पाते हैं, जो मेरा अनुभव है। व्हाट्सएप में कविता घूम रही है, इससे हम लोग इस बातचीत का अंत करें। पता नहीं किसी टीचर ने लिखी है, किसने नाम नहीं पता है। चीख चीख चिल्ला के अलग जगावत है, देख हमर गुरुजी ऑनलाइन पढ़ावत है। कबू व्हाट्सएप के, कबू वेबएक्स में, कबू यूट्यूब चलावत है, सिग्नल नहीं मिले तब मोबाइल में गोठियावत है। चिंता में लइका के गुरुजी दिनों दिन मुरझावत है, देख हमर गुरुजी मोबाइल में पढ़ावत है। लंबी कविता है और उसके अंत में उसने जो कहा है कि नवा नवा तकनीक संग तालमेल बैठावत है, गुरु चेला दोनों मिल पढ़त और पढ़ावत है। कोरोना में घर बैठे ज्ञान के दिया जलावत है, देख हमर गुरुजी इतिहास बनावत है, देख हमर गुरुजी ऑनलाइन पढ़ावत है। तो वाकई स्थिति तो ऐसी है कि अभी कोई ऑप्शन है नहीं, और धीरे धीरे ये एक्सप्लोर भी हो रहा है ये मीडियम भी कि इसमें और अधिक से अधिक कैसे हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये बात खत्म करें अभी। आगे यदि और ऑनलाइन क्लासेस लंबे समय तक चली तो और नए पॉइंट्स आएंगे और हम फिर इस पर बात करेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इप्टा रायगढ़ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।